नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय यादव हैं। और आज बात चुनावों की होगी। महाराष्ट्र चुनाव इस वक्त बहुत ज्यादा संजय दिलचस्प बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन के समय के बाद अब उद्धव गुट के शिवसेना जो है वो बागियों से चुन चुन कर यहाँ कहे कि बदला यहाँ पर लेने या फिर उनको सबक सिखा रही है। क्योंकि अब तक हम लोग लगातार राजनीति में अलग अलग पहलुओं पर संजय बात करते हैं, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जब एक पार्टी का आप हिस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाबे, और फिर जब आप बागी हो जाते हैं और जिस तरीके की बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं और अब पूरी तरीके से रोहन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पर डिटेल बताएंगे। जो है वो शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए रंजना, सबसे अहम बात ये हो जाती है कि बागियों को मैनेज कौन अच्छे से कर पाता है। करीब कल देखा हमने भारी संख्या में बागी उम्मीदवार जो थे, करीब 49 या 48 बागी उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया है, जिसमें से आई थिंक देखिए महायुति में महायुति खेमे से कुल 35 बागी उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है और महाविकास अघाड़ी से कुल 14 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया इन सब चीजों को, बातचीत करके मसले को सुलझाया और अपने कैंडिडेट्स को मनाने में सफल कामयाब साबित हुई। लेकिन उद्धव ठाकरे ने, आप देख लें, 5 बागी उम्मीदवारों को डायरेक्ट पार्टी से सस्पेंड कर दिया। ये एंगर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को करना चाहिए था, लेकिन वो मैनेज कर नहीं पाए। और इसके पहले हिदायत भी बड़े कड़े शब्दों में दी थी। हाँ, हिदायत भी कड़े शब्दों में दी थी। तो इन बागी उम्मीदवारों के खिलाफ जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक्शन लिया है, ये भी सबसे अहम बात होने वाली है। क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है चुनाव में या नहीं? लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि महायुति के लिए टेंशन साबित होने वाली। एक और सवाल है। सवाल ये है कि उद्धव गुट के अंदर ये खींचतान तो समझ में आ रहा है, इसका नुकसान ग्राउंड पे कितना होगा? क्योंकि अब तक सिंपैथी वोट समझ में आ रहा था, लेकिन इस एक्शन के बाद, इस कड़े एक्शन के बाद दरअसल अब लोगों के मन में ये भी सवाल जाएगा कि जो सिंपैथी वोट था वो शायद थोड़ा छटके भटके और लोग कहें कि उद्धव गुट हो सकता है कि बहुत एरोगेंट हो गया है। मनाने का तरीका अलग होता है, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं। लेकिन उधर समाजवादी पार्टी भी परेशान कर रही है। तो ये मसला क्या वाकई में यूपीए के लिए या फिर महाविकास अघाड़ी के लिए पूरा ओवरऑल कहा जाए नुकसान पहुंचाएगी? अघाड़ी के लिए जाहिर तौर पर नुकसान पहुंचाएगी संजय, क्योंकि आप देख लें, अघाड़ी ने अखिलेश यादव को कितनी 2 सीटें दी थी। लेकिन अब अबू आजमी का कल मैं बयान सुन रहा था, 8 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं महाविकास अघाड़ी अखिलेश यादव। और जितने भी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, 5-6 सीटों की तो मैं लिस्ट लेकर आया हूँ। भिवंडी पश्चिम कांग्रेस के खिलाफ रियाज आजमी को उतारा है। मालेगांव सेंट्रल सबसे अहम सीट है और एआईएमआईएम हालांकि यहाँ से है, मजबूत दावेदार है, इसलिए सीट भी उसी के हाथों में है। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस के खिलाफ निहाल अहमद को सपा ने उतारा है। धुले कांग्रेस के खिलाफ, औरंगाबाद ईस्ट यहाँ भी कांग्रेस के खिलाफ। तो तमाम अखिलेश यादव की जो रंजिश है वो कांग्रेस से ही है। क्यों? यहाँ तो समझौता हुआ है ना यूपी में कि हम आपको बैक सपोर्ट करेंगे, कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो ये रंजिश महाराष्ट्र में क्यों निकाली जा रही है? यूपी में समझौता नहीं हुआ है। आप देख लें संजय, यूपी में सपा ने जिस तरह से कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश की, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में खुद को नकारे जाने के बाद, तो कांग्रेस बदला ले रही है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, एक समझने वाली बात ये भी है कि अब चुनाव और राजनीति की जब बात होती है, जब विरोधियों से अब सामना होता है तो टकराव समझ में आता है, क्योंकि आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, आपका पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, आपका पर्सपेक्टिव। लेकिन जब आपसी टकराव होता है, क्योंकि आप चुनावी मैदान में तो उन्हीं मुद्दों और दावों और वादों के साथ गए थे, लेकिन आपसी टकराव में जो सियासी समीकरण की टेंशन है वो महाराष्ट्र चुनाव को अब आपको क्या से क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट कर पाएगी या फिर नहीं? इसका बीजेपी को माइलेज मिलेगा? बीजेपी को जाहिर तौर पर माइलेज मिलेगा संजय, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ ही, मतलब आपसी गुटबाजी जो हो रही है और आपसी लड़ाई जो सामने आ रही है ना, इसका जाहिर तौर पर फायदा महायुति को मिलने वाला है। दूसरी चीज आप देख लें, कहा जा रहा था कि ओवैसी और अखिलेश के बीच टसल चल रहा है, ओवैसी और अखिलेश आपस में उलझ कर रह जाएंगे। लेकिन यहाँ भी अखिलेश ने बहुत अच्छे से टैकल किया है इस प्रॉब्लम को। ओवैसी के साथ अखिलेश की खास डील हुई है एआईएमआईएम की, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, एक्सपर्ट्स का जो कहना है। अब कहाँ डील हुई है ये भी आप देख लें। लिस्ट में मैं जो लेकर आया हूँ खासतौर पर मानखुद से, जहां से सपा के अबू आजमी चुनाव लड़ रहे थे, वहां से नवाब मलिक भी उतर गए अजित पवार गुट की तरफ से। शिंदे गुट ने भी उम्मीदवार उतारा हुआ है। ओवैसी की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था। तरफा मुकाबला हो गया था। तो सपा और वैसी की डील यही हुई है कि मानखुद से एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट का नाम, यानी आप अबू आजमी को वॉक ओवर दीजिए, दूसरी जगह हम आपको सपोर्ट करेंगे। और दूसरी जगह कहां? बायकुला से अपने कैंडिडेट का, जहां एआईएमआईएम मजबूत है, वहां से बायकुला से सपा अपने कैंडिडेट का नाम वापस लेगी। तो ये अहम डील हुई है, क्योंकि अबू आजमी महाराष्ट्र सपा के प्रेसिडेंट है और उनकी सीट ही अगर फंस जाती रंजना, तो अपने आप में, और कई बार से लगातार वो विधायक है, वो एक ऐसे चेहरे हैं जो महाराष्ट्र में सपा को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, 3 बार से विधायक है और अगर सीट फंस जाती तो अखिलेश के बहुत बड़ा डेंट हो जाता है सपा के लिए, क्योंकि सबसे बड़े। हालांकि किसी एक की नाराजगी, किसी एक पार्टी का फायदा होना बहुत ही आम बात है, और न सिर्फ महाराष्ट्र की, कई पिछले चुनावों में भी आपने इस तरीके की राजनीति का पहलू देखा, और इसीलिए हम इसे पॉलिटिक्स कहते हैं, राजनीति भी कहते हैं।
लेकिन समझने वाली बात है कि एकदम से कल हम चर्चा कर रहे थे, तारीखों में बदलाव हुआ, 13 से 20 नवंबर की बात हुई और एक के बाद एक जो लिस्ट आने लगी है बागियों की। क्या 13 नवंबर को अगर चुनाव होते तो ये जो तस्वीर है वो थोड़ी सी अलग हो सकती थी? तस्वीर बिल्कुल अलग हो सकती थी और सबसे खास बात ये है यूपी में आप देख लें कि तारीखों में जो बदलाव हुआ तो सिफारिश करने वाली जो पार्टियां थी उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, सपा नहीं थी। तो कांग्रेस को जाहिर तौर पर ये आप देख लें यूपी में जिस तरह से उपचुनाव में सीटें नहीं मिली तो इंटरेस्टेड भी नहीं है यूपी उपचुनाव में, उसका इंटरेस्ट खास तौर पर महाराष्ट्र और वायनाड उपचुनाव पर है टिका हुआ है। यही सपा के लिए सबसे बड़ा सेटबैक यही है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में ये जो दरारें आ रही हैं। मगर महाराष्ट्र की बात करें, अगर अखिलेश यादव की पार्टी 8 सीटों पर लड़ रही है तो अगर पोस्ट पोलिंग सीटों में थोड़ा भी हेरफेर होता है, अगर महाविकास अघाड़ी की सीटें कुछ भी कम रह जाती हैं तो वहां अखिलेश देन बार्गेन करेंगे मंत्री पद, तो वहां पर अखिलेश के पास प्लस पॉइंट रहेगा। 8 सीटों पर लड़ रहे हैं, 12 सीटों की डिमांड रखी थी पहले उन्होंने, तो ये अहम बात होने वाली है। अखिलेश यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्मार्ट मूव वो खेल रहे हो, जिस तरह कि आपने शुरुआत में जिक्र किया कि जो उनका मैनेजमेंट है चुनावों का वो बहुत जबरदस्त है। हालांकि लोकसभा चुनावों से एकदम से उभर कर वो निकल कर सामने आए हैं। नहीं, अखिलेश की परिपक्वता बिल्कुल रंजना वो कई जगहों पर दिखी है और इवन संसद में जब उनकी स्पीचेस होती है उसमें भी बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर दिखे। लेकिन सवाल है कि बड़े भाई की भूमिका में वहाँ कांग्रेस है और उद्धव गुट को लेकर या फिर उद्धव ठाकरे के राजनीतिक फैसलों को लेकर सवाल है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन पार्टी के भीतर अभी भी जो स्थिति कमांड जो होनी चाहिए वो उस तरीके से है नहीं। संजय राउत का बयान कई मामलों पर अलग आता है। शायना एनसी को लेकर आपने देखा जो बयान था उसमें उद्धव ठाकरे की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें फिर भी माफी मांगने के बावजूद अलग अलग बयान सामने आए थे। क्या उद्धव कहा जाए कि उद्धव ठाकरे जो एक सेंटिमेंट लोगों का बना था उसको कैश नहीं कर पा रहे हैं? शिवसेना के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बीजेपी के साथ थी कट्टर हिंदूवादी पार्टी के नाम पर की छवि थी उसकी, लेकिन कांग्रेस के साथ जाकर उस समय भी गलती की और इस वक्त भी चुनाव के समय इतने टसल जो दिख रहे हैं इंडिया अलायंस में महाविकास अघाड़ी में, खासतौर पर वो टेंशन बढ़ाने वाली है। कल मैं देवेंद्र फडणवीस को सुन रहा था, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आखिर महायुति में सीएम फेस का फॉर्मूला क्या है। उन्होंने बोला कोई फॉर्मूला नहीं है और सभी जो दल हैं वो संतुष्ट है, उन्हें भी मालूम है क्या अन्याय नहीं होता है किसी के साथ। लेकिन फॉर्मूले की बात करने अंदर खाने जो रिपोर्ट सामने आई है, अमित शाह ने जो बीजेपी आला कमान है उसने कितने अच्छे से हैंडल किया है सीएम फेस को लेकर। क्योंकि आप देख लें महाविकास अघाड़ी में जिस तरह सीएम फेस को लेकर उद्धव भी दावेदार है, उधर एनसीपी में जयंत पाटिल भी है और कांग्रेस में आप नाना पटोले को देख रहे हैं, बीते कुछ दिनों से खींचतान जो चल रही है। तो अमित शाह ने वही तमाम अजित पवार, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे माफ कीजिएगा देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठकर तमाम बातों से इस मसले को हल करने की कोशिश की और फॉर्मूला यही है मुझे लगता है कि जिस भी पार्टी की सीटें ज्यादा आएगी मुख्यमंत्री उसी का होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। मगर यहाँ महायुति के लिए सबसे बड़ा टेंशन बनते जा रहे हैं राज ठाकरे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महायुति को सपोर्ट किया था उन्होंने, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुंबई की 36 में से 25 सीटों पर नहीं, लेकिन राज ठाकरे का वोट बैंक है वहां पर। सवाल तो ये भी है लोकसभा चुनाव में मैं कई जगहों पर अभी कंट्रोवर्सी उनको लेकर आ रही है तो लोग ये भी मजे ले रहे हैं कि जब जीतते नहीं तो इतनी सीटों पर अपने प्रत्याशी ही उतारते हैं। 2014 के चुनाव के बाद पहली बार आई थिंक राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है और कहीं ना कहीं एक जमीन तलाशने की भी कोशिश है उनकी और एकदम भरने की कोशिश है। मगर जिस तरह से बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए हैं, बीजेपी के खिलाफ 10 सीटों पर मुंबई की और शिंदे गुट के खिलाफ 12 सीटों पर 22 सीटों पर कुल उतारे हैं, तो अपने आप में वोट तो जरूर काटेंगे ही जाहिर तौर पर। तो और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने महायुति को सपोर्ट किया था उसका फायदा भी मिला था। तो ये ऐसे नकारा नहीं जा सकता है एमएनएस को। एमएनएस का भी जनाधार तो है ही। बिल्कुल, और राजनीति में देखिए सेंटिमेंट्स का भी अपना योगदान होता है। मुझे लगता है कि चूंकि हम एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर इमोशंस बहुत ज्यादा हाई दिखते हैं, स्पेशली चुनावों की बात हो, लेकिन उद्धव गुट जो है उनके लिए प्लस पॉइंट यहाँ से माना जा रहा था सेंटिमेंटल इमोशन के लिहाज से, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना जब अलग हुए और वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद से अब एक इनडायरेक्ट जनता की सिंपैथी कहें या डायरेक्ट कहें वो मिल सकती थी, उसके भी चांसेस संजय हाई थे। लेकिन अब जो आपसी रंजिश देखने को मिल रही है उससे जनता भी कंफ्यूज हुई। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं वोट वहां भी कटने की जो संभावना है वो यहाँ से नजर साफ आ रही है। वो शिंदे गुट को उसका फायदा मिल सकता है अगर उद्धव ठाकरे कंफ्यूज खुद रहेंगे तो इस बात को लेकर। दूसरा ये है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने में 3 दल हैं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट। तो सवाल ये है कि जो लोग बाला साहब ठाकरे को मानते हैं वो बहुत पहले, इसके पहले वो राज ठाकरे में अक्ष देखते थे बाला साहब का। अगर उद्धव गुट थोड़ी भी चूक यहाँ करता है तो राज ठाकरे को अपने आप जमीन उनका मजबूत करने के लिए खुद उद्धव ठाकरे जिम्मेदार होंगे।
अगर यहाँ फैसला मजबूत नहीं होता है तो। ये अपने आप में बड़ी बात हाँ। है उद्धव, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति है, हाँ। तो पब्लिक भी, वोटर्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ। है ना, किसके बिल्कुल, साथ हालांकि ये तस्वीर साफ हो पाएगी मतदान और मतदान के बाद, मतगणना के दिन के बाद, कि वाकई में इससे किसको फायदा हुआ है और किसको पहुंच रहा है डेंट। उस तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल के लिए इस डिजिटल लाइव में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।